देखो हम लोग का जैसा कि क्लास में आप लोग जान रहे हैं कि पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है। उस पॉलिटी के सेक्शंस में हम लोग राज्य का पुनर्गठन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो जितने भी कंटेंट हमने दिया है उस कंटेंट को आप लोग रिविजन्स वन साउंड में करेंगे और उसको समझने का भी कोशिश करेंगे। जो बच्चे छूट गए हैं वो रिविजन्स कर लीजिए और जो कल क्लास किए थे वो एक बार रिमाइंड कर लीजिए। जैसे क्योंकि उसी कड़ी में अभी आपको बताए थे कुछ टॉपिक छूटा हुआ है जो आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा राज्य के पुनर्गठन। तो जैसा पहला बात जैसे बोला गया था कि राज्यों का देशी रियासतों का विलय। तो आप लोग जानते हैं कि देशी रियासतों के विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ योगदान देने वाले एक और व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था? वीपी मेनन। तो एग्जामिनर यहीं से आपको बोले कि एक क्वेश्चन पूछता है कि देशी रियासतों को मिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं देगा तो कहीं वीपी मेनन दिया रहेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी नंबर आपसे बोले थे कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था या अब संविधान बनने के बाद सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था उसमें गृह मंत्री का जो पोस्ट दिया गया था वो किस व्यक्ति को दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री नियुक्त किया गया था, जो इससे पीछे की क्लास में बता दिए गए थे। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक मंत्रालय का गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था? क्योंकि उसमें देशी रियासतों को मिलाना था। तो देशी रियासतों को मिलाने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया था। उस मंत्रालय का नाम क्या था आपका? रियासती मंत्रालय। रियासती मंत्रालय से ही संबंध में आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि जितने हमारे जो रियासत अलग अलग थे उसको भारत के अंग में मिला देना था। ठीक, इसीलिए किसके नेतृत्व में देशी रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यह बात आ गया था। इसके बाद आपको बता दिया गया था कि वर्तमान में हमारे देश में जो है राज्यों की कुल संख्या कितनी है आपका? 28। एकदम नहीं भूलिएगा। जिसमें सबसे पहले राज्य बनने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में बना था। अंतिम राज्य बनने वाला कौन था? तेलंगाना बना था। वो कब बना था? 2 जून 2014। वो कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। और अंतिम केंद्र शासित बनने वाला कौन सा था? जम्मू कश्मीर बना था। ठीक है, ये एक बेसिक है। ये रिपीट देखो, यहीं से कितने सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगला सेक्शन में जैसे आपको बताया गया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय लगभग 600 रियासतें थी। कितनी रियासतों की संख्या टोटल बताई गई थी? 600 बताई गई थी, जिसमें 542 को छोड़कर सभी पाकिस्तान के साथ चले गए थे। उसमें 3 देशी रियासतों का नाम नहीं भूलिएगा, जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है। जिसे हम लोग स्वेच्छा से नहीं मिला, भारत के साथ आए थे, उसे जबरन मिलाया गया था। और जबरन मिलाने वाले 3 देशी रियासतों का नाम बताओ। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब आएगा जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में मिलाया गया था? जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया था? सैन्य कार्रवाई करके मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को किस आधार पर मिलाया गया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया था। यही 3 कंडीशंस था आपके साथ, माने संधि करके मिलाया गया था। उसके बाद आपका अगला यही चीज जो सारा चीज लिखा हुआ था आपका। इसके बाद आपको बताया गया था कि जो हमारे संविधान के भाग 1 में जो वर्णित किया गया है 1 से 4 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? राज्य और उसके पुनर्गठन के बारे में। उसी के बारे में बोला गया है। संघ या राज्य के पुनर्गठन के बारे में हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना तक बताया गया है? 1 से 4 तक। आपको बार बार बोले कि इसी साल एसएससी 2 एग्जाम में रिपीट किया है क्वेश्चंस को कि किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में, जिसमें 1 से 4 तक, और अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया है? भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया है? नए राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। और अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन किया गया है? राज्य जो बनेगा उसकी सीमा, नाम बदलना, सीमाओं में परिवर्तन करना, उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई संशोधन करना पड़े तो आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे साधारण बहुमत के द्वारा भी पारित किया जा सकता है। यही बताया गया आर्टिकल 4 में आपका। तो ये था।
और ये आपका जो बताया गया था सारे कुछ बता दिए थे। अब थोड़ा सा कल आपको हमने आइडिया दिए थे, उसी आइडिया पर ये बताओ कि महाराष्ट्र और गुजरात किससे अलग हुआ था? बॉम्बे से बताए थे। महाराष्ट्र और गुजरात जो था ये बॉम्बे भाषा, क्योंकि आपको बताएं कि हमारे देश में जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है वो भाषा के आधार पर हो रहा था। हर भाषा भाषी जिस राज्य में जिस भाषा भाषी की बहुलता थी उसी के आधार पर वो क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश आया था कि तेलुगु से अलग कर दिया गया, वो बोला कि नहीं हम लोग अलग, तमिल से अलग हो जाएंगे। तो भाषा के आधार पर विवाद ज्यादा होने लग गया। तो इस भाषा के आधार पर विवाद को रोकने के लिए सबसे पहले किस कमेटी का गठन किया गया था? बोलो, सबसे पहले किस कमेटी का गठन किया गया था? एस के धर कमेटी का बताए थे, आयोग जिसको बोलते हैं हिंदी में, एस के धर या धर आयोग का गठन किया गया था। और उस कमेटी का गठन कब किया गया था? आपका 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति जो बोले थे कि आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उसी की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया था। और यह समिति इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि राज्य में भाषा के आधार पर बगावत चालू हो गया था। भाषा के आधार पर सब अलग अलग आयोग की मांग, अपने अपने राज्य की मांग कर रहे थे। उसी के कारण सबसे पहले जो आयोग का गठन किया गया था उसी का नाम है एस के धर आयोग। और इस कमेटी का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 1947 को किया गया था। तो इसने अपनी सिफारिश में क्या बोला कि राज्य को या देश को भाषा के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए, इसे प्रशासन के आधार पर विभाजित करना चाहिए, ना कि राज्य भाषा के आधार पर। यही बात रखी। तो फिर ये जब कमेटी की सिफारिश जब नहीं हुआ, मतलब पूर्ण सहमत जनता लोग नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह को रोकने के लिए फिर कौन सी कमेटी बनाई गई? जेवीपी कमेटी, यही बनाया गया। जे फॉर क्या बताए नाम? जवाहरलाल नेहरू, भी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीता रमैया। ये तीन व्यक्ति का नाम है जो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। और इस कमेटी का गठन कब किया गया था? अप्रैल 1949 में, 49 में बोला गया है। जेपीबी समिति अपनी सिफारिश जो होता है अप्रैल 1949 में सरकार का सामने पेश किया, लेकिन कमेटी का गठन जो किया गया था दिसंबर 1948 में, मतलब दिसंबर 1948 ईस्वी में जेपीबी कमेटी का गठन किया गया था। और इसकी सिफारिश इन्होंने सरकार के सामने क्या कब पेश की? अप्रैल 1949 में। अब ये समिति जब पेश की तो इन्होंने भी वही बात रखा कि देश को भाषा के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए, प्रशासन के आधार पर विभाजित करना चाहिए। तो अंत में विवश होकर के क्या था, जिसमें से नहीं माने सरकार, तो वहां की जनता जो थी मांग कर रही थी अलग राज्य की, तमिल की, तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, आंदोलन तेज कर दिया और 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। और उसी हड़ताल के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति का नाम क्या था? पोट्टी श्री रामल्लू। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण सरकार को विवश होकर के एक राज्य को अलग कर देना पड़ा। जो सबसे राज्य बना वो कौन सा राज्य बना आपका? आंध्र प्रदेश, जो कब बना आपका? 1 अक्टूबर 1953 को गठन कर दिया गया। तो जब एक राज्य बन गया तो उसी तरह की बगावत और सभी राज्यों में भी होने लग गई कि नहीं हमें उससे अलग कर देना चाहिए। तो इसी की बगावत करते हुए फिर एक कमेटी का बनाया गठन किया गया और उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का जो कमेटी की अध्यक्षता जो की गई थी दिसंबर 1953 ईस्वी में गठन किया गया। और तब इन्होंने सिफारिश की नहीं, अगर भाषा के आधार पर अगर सब राज्य विखंडित होने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने जो मुख्य बातें थी किसको अलग करना चाहिए, तो इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि उस स्थिति को देखते हुए भारत को 16 नए राज्य बनाना चाहिए और 3 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। इन्होंने सरकार के सामने ये सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इनकी सिफारिशों में सुधार करते हुए कितने राज्यों को परमिशन दिया? 14 राज्य को परमिशन दिया। और कितना केंद्र शासित बनाया गया? 6 केंद्र शासित राज्य आपको बना दिया गया। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए बनाने के बाद कुछ जो हुआ, जैसे 3 तो हम लोग हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को तो मिला लिए,
लेकिन आप जानते हैं कि देश जिस समय हमारा गुलाम था उस समय यूरोपियन का भी शासन कुछ कुछ राज्यों पर चल रहा था, ब्रिटिश के अलावा भी फ्रांस का, पुर्तगाली का। तो वो लोग कुछ जाए थे तो उनको भी जबरन भारत में मिलाया गया। और वो कौन कौन से राज्य थे जिसमें देखिए आगे, जिसमें देखिए बोला गया नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, मतलब भारत में भी फ्रांस का शासन चल रहा था, कौन कौन सी बस्तियां थी उसमें, पांडुचेरी, यमान, फिर उसके बाद चंद्रनगर और केरिकल, ये 4 ऐसे स्थान थे जो भारत को सौंप दिए। और 28 मई 1956 को इसी संबंध में एक संधि कर लिया गया, किसके साथ, फ्रांस के साथ संधि हो गया। और इसके बाद सभी को मिलाकर पंडिचेरी संघ बना दिया गया। पंडिचेरी जो वर्तमान में आज भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। तो ये जो हुआ तो किन किन राज्यों को, जगह को मिला गया था, एक पांडिचेरी था, एक यमान था और एक चंद्रनगर था और दूसरा केरिकल था। ये 4 ऐसे जगह थे जिसके हमारे देश में शासन जो चल रहा था फ्रांसीसियों का चल रहा था। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो भारत सरकार के साथ फ्रांसीसियों ने संधि करके इन सभी को मिलाकर एक पांडिचेरी केंद्र शासित बना दिया गया। और यह संधि कब किया गया था आपका, 28 मई 1956 को। तो मतलब 28 मई 1956 को ही आपका पंडिचेरी राज्य संघ का जन्म हुआ। कौन सा समझ में आई बात। आगे चल के भी इस तरह का संधि की गई। उसमें आता है भारत सरकार ने फिर 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन द्वीप को भी मुक्त करने के बाद पुर्तगाली के जो अधीन में शासन चल रहा था कार्रवाई की और उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करते हुए इसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया। जो बाद में चल के गोवा जो बना भारत का राज्य बना और दमन और दीव क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। तो गोवा और दमन और दीव जो होता है उस समय किसके अधीन में था, पुर्तगालियों के अधीन में चल रहा था। और पांडिचेरी का भाग किसके अधीन में चल रहा था, फ्रांस के अधीन में चल रहा था। तो धीरे धीरे करके जो भारत के अलग अलग राज्य थे वो भारत के साथ सम्मिलित करने के लिए प्रारंभ हो गए। ठीक है। तो यहां पर अगर एग्जामिनर पूछा जाए कि पांडिचेरी को भारत में कब मिलाया गया तो डेट याद रखिए, कब, 28 मई 1956। और पांडिचेरी के साथ कौन कौन से भाग को शामिल किया गया था, एक पांडिचेरी था, यमान था, चंद्रनगर और केरिकाल, ये 4 जगह को शामिल किया गया था। और 18 दिसंबर 1961 से को किससे मुक्त कराया गया था, पुर्तगालियों से। कौन कौन जगह को, गोवा और दमन और दीप। जो गोवा आगे चल के भारत का राज्य बना और दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश बना। यहां तक कॉन्सेप्ट रहेगा आपको। आगे देखिए इसके बाद तो ये जो विडंबना थी तो इसी चल के आगे में बताया गया, जो हम लोग बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, जो आपका दिमाग में लौट रहे हैं। इसी वजह से वर्तमान में अभी स्थिति के अनुसार भारत में राज्य की संख्या टोटल 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो ये आपको जानना भी जरूरी है, एग्जाम में पूछे चाहे नहीं पूछे, वो राज्य और उसकी राजधानी के बारे में। और थोड़ा सा आप जरूर याद रखिएगा अपडेट, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन होते हैं और राज्यपाल कौन होते हैं। तो अभी उतने स्पेस नहीं, अभी रिपीट एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि राज्य क्या है और उसकी राजधानी। आई होप सभी को याद होगा। तो बोलो तो राजस्थान की राजधानी कहां है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है, ये अब इसकी राजधानी नहीं बना क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो अभी भी इसे श्रीनगर ही रखा गया है। ठीक है। फिर गुजरात, गुजरात की राजधानी, अरे ये तो 1-2 में पढ़ा है, मतलब जय हिंद जय भारत। गुजरात का गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अब आंध्र प्रदेश का उड़ीसा भुवनेश्वर, वो छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई बिहार, पटना पश्चिम बंगाल, कोलकाता अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर झारखंड, रांची आसाम, दिसपुर हिमाचल प्रदेश, शिमला उत्तराखंड, देहरादून पंजाब, चंडीगढ़ हरियाणा,
चंडीगढ़ केरल, त्रिवंतमपुरम मेघालय, शिलोंग मेघालय, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मणिपुर मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, मिजोरम मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, सिक्किम सिक्किम गंगटोक, गोवा पणजी, गोवा गोवा पणजी, तेलंगाना जिसका नाम बदल गया है, अमरावती किसका हुआ है, हैदराबाद का ना, आपका तमिलनाडु से ही अलग हुआ है ना तेलंगाना, तो जिसके 10 साल के लिए किया गया था, तो अभी तेलंगाना हैदराबाद बना और तमिलनाडु का क्या बना, अमरावती किसका राजधानी बना, ऐसे वो घोषित हो गया 10 साल के लिए, क्योंकि तेलंगाना किससे अलग हुआ, सॉरी तमिलनाडु नहीं, गलती बोल रहे हैं, तेलंगाना हैदराबाद से अलग हुआ, तो हैदराबाद का जो राजधानी था, तो देखो दोनों 10 साल के लिए लोग घोषणा किया था, अभी लोग खत्म हो गया, तो अब जो हो गया आपका आंध्र प्रदेश का राजधानी देख लेगा, भूल रहे हैं अमरावती या दोनों में से किसी का एक का बना है, ठीक है, क्योंकि अब 10 साल का लोगों जो बॉन्ड था वो खत्म हो गया, मतलब अब आंध्र प्रदेश या तेलंगाना किसी एक का राजधानी बदल के अमरावती बन गई है, ठीक है, भूल रहे नाम अभी, चलिए देख लीजिएगा। अब देखिए केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका नाम, चलिए राजधानी अंडमान निकोबार का कहां पर है, अंडमान निकोबार किसका, बोले किसी एक का, बोले आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है अब बदल गया है, ये बन गया है अमरावती, ठीक है, और तेलंगाना का हैदराबाद, क्योंकि इन लोग का जब राज्य अलग हुआ था तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग का बॉन्ड किया, क्योंकि कोई भी राज्य अलग होता है तो वहां विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, तो जब तक 10 साल का इनके साथ बॉन्ड हुआ था कि 10 साल तक आप अपनी अलग राजधानी बना लीजिए, जब तक राजधानी नहीं बनाया था तो हैदराबाद से ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मॉनिटरिंग होता था, जैसे जैसे रांची अभी हम लोग का राजधानी है, अभी झारखंड से कोई राज्य अलग हुआ तो तुरंत तो राजधानी नहीं बन सकता है, तो जब तक राजधानी नहीं बने तो उस प्रकार उन लोग दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं बन जाती है तो 10 साल का टाइम मिला था जिससे वो अपनी अपनी राजधानी को अलग कर ले। तो अब क्या हो गया, तेलंगाना का राजधानी आपका हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का राजधानी अब हैदराबाद नहीं होगा, ये अमरावती, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अमरावती, ठीक, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, तेलंगाना का तो हैदराबाद कंफर्म होगा, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अमरावती, ठीक है। आइए उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि देखो कभी भी एग्जामिनर इजी क्वेश्चन से नहीं पूछा था, राजधानी 7 सिस्टर का हमेशा याद रखिएगा, 7 सिस्टर समझते हैं ना, जहां आसाम, नागालैंड, कोहिमा, वो भाग का ही राजधानी पूछेगा ज्यादातर, और केंद्र शासित प्रदेश का, क्योंकि जनरल ये नहीं पूछेगा कि झारखंड का राजधानी कहाँ है, ठीक है, ये नहीं पूछे उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ये तो जान भी जो नहा जहां डाउट होगा वो कभी कभी पूछता है, इसे क्योंकि वही बच्चा नहीं पढ़ता है, अब ये राज्य पढ़ देता है, केंद्र शासित नहीं पूछता है, चलो और एग्जाम में वहीं से उठा देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ही इसके क्षेत्र भी लिख दिए, कौन कौन सा भाषा में बोला जाता है, क्या भाषा है, क्योंकि भाषा आधार पर हमारा देश का विभाजन हुआ था आगे चल के, तो जो आपको समझने में सहूलियत करेगा, बस इतना याद रखिए। और कभी कभी जिला आपको पढ़ा दिए हैं कि भारत में किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए केंद्र शासित प्रदेश को, क्योंकि टॉपिक खत्म करना आज है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर, देखो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, फिर से बोलो, जब तक साउंड में नहीं बोलेगा हम बोलते रहेंगे, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली सिलवासा, अब देखो दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया है, ठीक है, वो दोनों को केंद्र शासित मिलाकर के एक जगह कर लिया है, लेकिन राजधानी को अभी अलग नहीं किया है। तो दमन और दीप का आपका होगा दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, दादर और नगर हवेली सिलवासा, दमन और दीप दमन, दमन और दीप दमन, दिल्ली का नई दिल्ली, दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप कावर्ती, कावर्ती, ठीक है, लक्षद्वीप का कावर्ती, लक्षद्वीप कावर्ती, पुडुचेरी का
पुडुचेरी। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, अपडेट इसका है, अपडेट कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद जब हमारे देश में राज्य और राजधानी का गठन हुआ तो इसका क्षेत्र भाग बांटा गया। कंट्रोल कैसे किया जाए, तो देश को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्षेत्र परिषद का भी गठन किया गया, और ये हमारा जो क्षेत्र परिषद बना इसे 5 भाग में बांट दिया गया लगभग। देखिए, अब ये क्षेत्र परिषद क्या होता है। क्षेत्र परिषद जो हमारा बांटा जाता है वो भारत का किस भाग से कंट्रोल करना है, कैसे। तो ये 5 हमारे जो भारत को 5 क्षेत्र परिषद में विभाजित किया गया। कितने क्षेत्र परिषद में, 5 भाग में बांटा गया है। और ये क्षेत्र परिषद का जो मॉनिटरिंग किया जाता है वो गृह मंत्री की निगरानी में किया जाता है। किस मंत्रालय की निगरानी में, गृह मंत्रालय के। और गृह मंत्री जो होता है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष किसको चुनेंगे, अध्यक्ष जो होगा, जो हर साल केंद्रीय मंत्री परिषद बनेगा, उसी में से किसी एक व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री को अध्यक्ष चुना जाता है। किसका, क्षेत्रीय मंत्री परिषद का। और उपाध्यक्ष जो चुना जाएगा उसी राज्य के मुख्यमंत्री को, उसी जिस राज्य में रहेगा। जैसे झारखंड का अगर पूछा जाए क्षेत्रीय मंत्री परिषद का उपाध्यक्ष कौन बनेगा, वहां का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अध्यक्ष जो बनेगा, जिस राज्य में वो गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो व्यक्ति रहेगा, उसी किसी एक व्यक्ति को क्षेत्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष चुनता है। और ये हर एक साल बदलता है, एक साल के बाद, हर एक साल में चेंज करता है। तो क्षेत्रीय मंत्री परिषद में को भारत कितने भागों में बांटा गया है, कुल 5 भागों में। क्षेत्र मंत्री परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, गृह मंत्रालय। कौन करता है, गृह मंत्रालय। और इसके अध्यक्ष कौन बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक कोई व्यक्ति। और उपाध्यक्ष का जो बनेगा उसी राज्य का मुख्यमंत्री। जैसे मान लीजिए कि झारखंड अगर क्षेत्र केंद्रीय परिषद बनेगा तो इसका जो उपाध्यक्ष बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनेगा। अध्यक्ष जो बनेगा, जो गृह मंत्रालय, जो कैबिनेट मंत्री के किसी एक मेंबर को नियुक्त करता है। समझ में आई बात। अब देखिए, ये बात बोला गया। अब देखिए, क्षेत्रीय मंत्री परिषद का जो गठन किया गया था 1956 ईस्वी में किया गया था। किसके तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 ईस्वी में केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसको आवश्यकता क्यों पड़े। इसलिए कि हमारा देश फिर भाषा के आधार पर बार बार डिवाइड ना हो, उसका मॉनिटरिंग केंद्र सरकार को भी सूचना मिलता रहे। तो केंद्र सरकार की सूचना मिलने के कारण मैंने जैसे राज्य को भी बना दिया और एक अपना नेतृत्व के लिए एक मेंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल को नियुक्त किया, इसलिए कि फिर भाषा के आधार पर किसी आधार पर विभाजित बार बार की बात ना उठे और उसकी सूचना पल पल केंद्र सरकार को मिलते रहे। इसीलिए मॉनिटरिंग करने के लिए भारत को 5 क्षेत्रीय भाषा परिषद में विभक्त किया गया। उससे पहला भाग में देखिए क्या आता है। अच्छा, इसमें एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। देखिए, किस राज्य का गठन कब कब हुआ है, सब लिखा हुआ है। ठीक, जैसे हाँ, कुछ ऐसे नहीं पूछा जाता। अब इतना तो सारा तो लिस्ट आपको दिखा दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र, आपको ट्रिक सिखाए थे ना, किससे किससे याद होता है। जैसे महाराष्ट्र किससे, आपका बॉम्बे से कौन कौन अलग हुआ, डेट लिख लो। तो अपवादित में पूछेगा आपका। देखो, जैसे चलो रिमाइंड करवा दे रहे हैं एक बार, चलो रिमाइंड कर लो। देखो, दिल्ली कब बना था, 1965 में। दिल्ली का कब गठन हुआ था, 1965 में। राजस्थान कब बना था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। गुजरात कब बना था, 1 मई 1960 को। गुजरात कब गठन हुआ था, 1 मई 1960 को। उसके बाद दमन और दीप कब बना था, 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। देखो, पुडुचेरी को कब मिलाया गया था, 1 नवंबर 1900। मैं बता दे रहे, पुडुचेरी कब, 1 नवंबर 1900। और ऐसे भी आपका बेनिफिट कहां करेगा, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब। ज्योग्राफी में अगर इसको अभी याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा नक्शा पता चल जाएगा कौन कहां पर है, कौन राज्य कहां पर है, आपको पूरा का पूरा क्लियर दिख जाएगा। ठीक, अगर नहीं होगा तो इसको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर या आपका ये व्हाट्सएप में। तो देखो, ये जो लोकेशंस आपका दिया हुआ है, देखिए पूरा जितना का जितना 28 राज्य जो बना हुआ है सबका मैपिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बता देंगे। इसका मेन मुद्दे से मेरे को वो क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताना। देखो,
क्षेत्र परिषद का जो गठन किया गया है, पांचों का यहाँ नामकरण किया गया है। पहला जो होता है उत्तरी क्षेत्र परिषद। तो उत्तरी क्षेत्र परिषद का जो मुख्यालय नियुक्त किया गया है वो न्यू दिल्ली कहा गया है। देखिए, उत्तर का भाग को जो कंट्रोल करेगा वो दिल्ली से करेगा, और दिल्ली के अंतर्गत में किसको किसको रखा गया है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। अब देखो हरियाणा को, देखो हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बस इतना ही भाग को रखा गया है ना, यहां से यहां तक। देखिए, आपका जम्मू कश्मीर को कंट्रोल किया, राजस्थान को भी कैप्चर किया हुआ है, लद्दाख तो इसी के अंदर में आ जाएगा यहां पर एरिया में। इतने सारे भाग का कंट्रोल यहां से किया गया है। देखिए, आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पूरा का पूरा जो है आपका उत्तरी क्षेत्र परिषद में बांट दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहां पर नियुक्त किया गया है? नई दिल्ली में, सॉरी नई दिल्ली में। जितना लिखा हुआ है उत्तरी क्षेत्र परिषद को जो कंट्रोल करेंगे वो कहां से किया जाएगा? न्यू दिल्ली से। और दिल्ली को बांट दिया गया अपना भाग में। फिर उसके बाद देखो मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र का जो है उसका मुख्यालय कहां बनाया गया? इलाहाबाद में। कहां पर बनाया गया है? इलाहाबाद। इसके अंडर में कौन कौन सा राज्य कंट्रोल होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश, ये पूरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी लिया होगा। देखिए, ये जोन आपका मध्य जोन में आया। चलिए, समझ में आया? मध्य क्षेत्र परिषद समझ में आ रहा ना इसको? तो देखिए, ये जो हुआ उत्तरी परिषद और मध्य परिषद के अंदर जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया? इलाहाबाद में बनाया गया। कहां बनाया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? इलाहाबाद, सॉरी सॉरी लखनऊ, इलाहाबाद बोले। लेकिन ये जो क्षेत्र जो होता है बड़ा होने का गलत बोले, सॉरी। यहाँ पर जो लखनऊ है, लेकिन लखनऊ ना बना करके इसका जो हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद के अंदर में कौन कौन सा राज्य को रखा गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को। ये जो ना आपका कवर हो गया। उसके बाद देखिए पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया है? कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कहां पर है? कोलकाता। तो इसका अंदर में देखिए किसको किसको रखा गया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। तो देखिए, मतलब ये भाग पूरा कवर कर लिया। बिहार को भी इसी के अंडर में रखा हुआ है ना। देखिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा भी लिया हुआ है। उड़ीसा के बाद आपका कौन सा भाग लिया? पश्चिम बंगाल, बिहार पूरा कवर, सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम पूरा कवर करते हुए झारखंड मिला दिया। ये पूरा का पूरा जोन लिया कौन सा? पूर्वी क्षेत्र परिषद। ठीक। और पूर्वी क्षेत्र परिषद का हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बनाया गया। ठीक। और इसका जो आपका है मध्य, देखो ये मध्य मतलब बीच में भारत का सेंटर में पड़ रहा है, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद बना दिया गया। अब आइए उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी साउथ की ओर चलेंगे। तो साउथ की ओर चलेंगे तो देखिए इसमें कौन कौन सा, इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया है? मुंबई। कहां बनाया गया है? मुंबई में कौन कौन से राज्य को रखा गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीप और नागर हवेली। चलिए गुजरात से आइए। गुजरात का एरिया यहां से चालू हो रहा है आपका।
गुजरात, दमन द्वीप होते हुए, गोवा खींचते हुए केरल को छोड़ दिया है। गोवा से होते हुए महाराष्ट्र को लिया होगा इसी के अंदर में। महाराष्ट्र से मुड़ते हुए गोवा, गोवा ये छोटा सा भाग गोवा है। महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली कहां चले गए? अच्छा यहां पर चला गया ना। दादर और नगर हवेली होते हुए इस क्षेत्र को मिला दिया गया, मतलब ये छोटा भाग लिया है। ये जो छोटा भाग पश्चिमी क्षेत्र को लिखा गया है, और दक्षिण पश्चिम जो भाग का मुख्यालय कहां बनाया गया है? चेन्नई। इसके अंदर में किसको किसको रखा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। मतलब कर्नाटक से स्टार्ट कीजिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश होते हुए ये पूरा तेलंगाना को कवर कर लिया। ये पूरा का पूरा 5 क्षेत्र आपका बढ़ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो ये पूरा पूरा भारत को कंट्रोल करने के लिए सबका हेडक्वार्टर बना दिया, जिससे हमारा देश फिर पुनः भाषा आधार पर विभाजित नहीं किया जा सके। तो आपका क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रीय परिषद को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 5। उस 5 का नाम बोलिए। पहला कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र परिषद, मुख्यालय कहां पर उसका? नई दिल्ली। दूसरा क्या है? मध्य क्षेत्र परिषद, मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद। और उसके बाद पूर्वी क्षेत्र परिषद, उसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्र परिषद, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। और अंतिम में दक्षिणी क्षेत्र परिषद, मुख्यालय कहां? चेन्नई। लॉजिक रहेगा याद? चलिए आगे देख लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ संशोधन किया गया। एक आपका पूर्वी परिषद लास्ट में बच गया, तो देखिए पूर्वी परिषद जो किया गया लास्ट में, बस खत्म करेंगे। बोला गया इसका गठन जो होता है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया। जब इस अधिनियम के तहत किया गया तो इसमें कुछ राज्य बने। इसके जो सदस्य बनने वाले मेंबर थे, वो मेंबर कौन कौन थे आपके? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। मतलब जितना नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था उसको किस परिषद में रख दिया? पूर्वोत्तर। पूरब और उत्तर का मध्य में जो होगा वो पूर्वोत्तर भाग में रख दिया। ये जो पूर्वोत्तर का भाग था इसी भाग में रख दिया ये सभी देश को। तो अगर बोला जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद जो बोला गया वो किस अधिनियम के तहत रखा गया? इसको 1971 अधिनियम के तहत। और ये 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। मतलब पूर्वोत्तर परिषद जो आया वो अस्तित्व में कब आया? 8 अगस्त 1972 में। और पूर्वोत्तर परिषद के अंदर कौन कौन से भाग कर रखा गया? जितना साउथ ईस्ट, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। देखो सब यही होगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय होते हुए पूरा ये भाग को कर दिया, जिसको नॉर्थ ईस्ट ये है आपका ये जोन में नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है। और 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा भाग है, पूछा तो जरूर याद रखना जरूरी है, क्योंकि छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इतना जो हम लोग पढ़े, राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, उसका क्या क्या भाग थे, उसके क्या क्या किस प्रकार से हमारा देश का गठन हुआ। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया, वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, इसको रिपीट करके देखिए, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। धन्यवाद।